Hello students. So come to the next part, that is why DNA is better genetic material. हमने genetic material के properties enlist किए थे. The genetic material should be stable enough. Genetic material should stable. Along with that, it should explain variation as well as this variation as well as differences among the species, जिसको हमने बोला था diversity. बराबर. जेनेटिक मटेरियल शुड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट. बराबर. तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन की थी वो डीएनए और आरएनए को जस्टिफाई करती है, क्योंकि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से ही बना है. डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. आरएनए इज आल्सो पॉलीमर ऑफ आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइट. दोनों का स्ट्रक्चर बेसिकली सेम है. राइट. डीएनए की भाषा, डीएनए में इंफॉर्मेशन कैसी छुपी है? डीएनए के पास बिड्स है, यूनिट, न्यूक्लियोटाइड. 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, समझ लो 4 कलर के बिड्स है. एक डीएनए बनाने के लिए 4 कलर के बिड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड. आरएनए के लिए एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, यूरासिल न्यूक्लियोटाइड और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड. राइट. दोनों के पास 4 कलर के बिड है. डीएनए के पास ये 4 कलर के बिड लाखों की संख्या में है. आरएनए के पास यही 4 प्रकार के बिड, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, हजारों प्रकार के हैं. कंपेयर टू डीएनए, आरएनए इज बिट स्मॉलर बट स्ट्रक्चरली अलाइक. बराबर. ओके. सो डीएनए आरएनए ये दोनों जो न्यूक्लिक एसिड है, नेचर ने डीएनए को ही क्यों चुना? राइट. जो हमने प्रॉपर्टीज इनलिस्ट की थी कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से कंपैरिजन में. राइट. सो वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग इन डिटेल. गॉट दैट? डीएनए आरएनए आर पॉलीमर collectively called nucleic acid. Right. Both are having unit nucleotides. Both are polynucleotides. बराबर. Structurally they are alike. But why DNA act as genetic material is the point of discussion. Right. चलो come to page number 103. मैंने कल आपको जेनेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज लिख के दिए थे. That why और which chemical कौन से प्रॉपर्टीज होने के बाद वो केमिकल जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करेगा. Right. So see, can you recall the 2 chemical differences between DNA and RNA? DNA is deoxyribonucleic acid, RNA is ribonucleic acid. DNA generally double stranded, RNA generally single stranded. DNA can replicate, RNA rarely. Right. Okay. Then DNA is master molecule stable. RNA is assistant of DNA and not that stable. बराबर. इतने पॉइंट्स आप जानते हो. डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए के पास राइबोस शुगर है. डीएनए के पास थाइमीन न्यूक्लियोटाइड है. राइट. आरएनए के पास यूरासिल है. थाइमीन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूरासिल. तो ये डिफरेंसेस राइट नाउ आप लिख सकते हो. बराबर. तो कम टू फ्रेश पेज. उस पे आप पूरे डिफरेंसेस की तैयारी करोगे. डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. अभी मैंने आपको 4-5 ही बताए, हमको कम से कम 20 डिफरेंसेस लिखने हैं इन टोटल. तो पूरा पेज छोड़ दो डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए के लिए. पूरा पेज छोड़ दो डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए के लिए. राइट. सो चलो कम टू प्रॉपर्टीज. अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया. ये आपने लिखा है, हम जस्ट टैली कर रहे हैं. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. इट शुड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट. सेकंड, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. स्टेबल क्यों वो भी हमने लिखा. इट शुड बी स्टेबल इनफ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग, बैक्टीरिया का बेबी बैक्टीरिया. बराबर. सो स्पीसीज शुड कंटिन्यू. दैट will possible only when DNA can produce its exact copy replica. रेप्लिका के पास सेम इंफॉर्मेशन होगी. राइट. तो ह्यूमन बीइंग के पास सेम इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो ह्यूमन बीइंग होगा. लेकिन इसके बाद हमने बोला स्टेबल इनफ फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बट शुड एक्सप्लेन वेरिएशन. ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग है लेकिन क्लोन नहीं है. राइट. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल. It should provide the scope for slow changes, mutation that are required for evolution.
डीएनए में बदलाव होना चाहिए। म्यूटेशन में सडन एब्रप्ट चेंज होता है जो हेरिटेबल होता है, बराबर, राइट। वेरिएशन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में थोड़े थोड़े बदलाव आएंगे, स्पीसीज वही रहेंगी लेकिन क्लोन नहीं रहेंगे, बराबर। सो डीएनए शुड अंडरगो म्यूटेशन, डीएनए शुड एक्सप्लेन वेरिएशन, डीएनए शुड एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, उसमें इतनी भी विविधता हो कि ये पूरे बायोस्फीयर में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उतने प्रकार का जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो। Okay, it should provide a scope for slow changes, that is mutation, which are required for evolution. ये changes धीरे 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 accumulate होंगे, right? और अलग अलग species बनते जाएंगे, that is the process of evolution. So cause of evolution is, ultimate cause of evolution is mutation, right? अब ये डिटेल में हम सीखेंगे। It should be able to express itself in a form of Mendelian character. Mendelian character याद है ना, कैपिटल T स्मॉल t 10th में सीखा था। अगर कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल होगा, अगर स्मॉल टी है तो प्लांट ड्वार्फ होगा। सो डीएनए ये मेंडेलियन फैक्टर है, उसके जैसे उसने हेरिटेबल कैरेक्टर रेगुलेट करने चाहिए, राइट। सो ऑल दिस पॉइंट्स वी डिस्कस्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ वन एग्जामिन्स ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, राइट। ए अगर न्यूक्लियोटाइड है तो ए के आगे, राइट, टी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, सी के साथ जी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। याद है आपको मैंने सेल डिवीजन लेसन में ब्रीफली डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस सिखाया था। देखो, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड, ये दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे सेपरेट होंगे। इस पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो ओपन अप होगा। यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी है, राइट, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए है। इजंट इट रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, बराबर। ओके, अब देखो नया डीएनए बनेगा तो ए के सामने यहाँ पे टी, जी के सामने यहाँ पे सी, इसके सामने ए, ऐसा नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता जाएगा। इधर भी ए के सामने टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, बराबर। और अल्टीमेटली ये दो डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉइल हो जाएंगे। सो रेप्लिकेशन के लिए ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से ये डीएनए के रेप्लिका बनते हैं। सो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी इज देयर, इट्स ट्रू फॉर डीएनए, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर आरएनए। दोनों के लिए ये ट्रू है, तो दोनों वैसे रेप्लिकेशन की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन कौन रेप्लिकेट होता है? डीएनए। Okay, rarely RNA can replicate, but the complementarity rule is true for both. समझ रहे हो ना ये लाइन? I repeat, see, both the nucleic acid, DNA, RNA have the ability to direct their duplication. The other molecule in the living system, such as protein, fail to fulfill this criteria itself. जो साइंटिस्ट बोल रहे थे कि प्रोटीन ने जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तो प्रोटीन फेल हो गया, प्रोटीन काम नहीं कर सकता। क्यों? प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं होता, राइट। ओके, नाउ सम प्रायंस आर देयर। आप मुझे बोल सकते हो मैडम कुछ प्रायन है वो रेप्लिकेट होते हैं। हाँ बेटा, लेकिन राइट नाउ व्हाट वी आर बिलीविंग इन इज दैट डीएनए हैज यूनिक एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, राइट। अब देखो, बचपन में आपके पास जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल था, आप वो जिंदगी भर कैरी करते हो, राइट। बीच में आपकी हाइट बढ़ती है, बीच में ही कम हो गई, कभी कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है, कभी स्मॉल टी एक्सप्रेस हो रहा है, कभी आपका ब्लड ग्रुप ए है तो कभी आपका ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे नहीं होता। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो थ्रू आउट द लाइफ आपके स्टेबल होते हैं। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, राइट, यंग होने के बाद बियर्ड मुस्टैच आएंगे, राइट, जैसे आप एजिंग के सिम्टम्स देखेंगे, स्किन लूज होंगी, सफेद बाल होंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप बचपन में रहो, यंग रहो, बूढ़े रहो, आपका ब्लड ग्रुप सेम है, आपके हेयर कर्ली है, आपकी टंग रोलिंग कैपेसिटी सेम है, आपका आई कलर सेम है। सो ओवर द जनरेशन, सॉरी ओवर द एजिंग, आपका जेनेटिक मटेरियल बदलता नहीं, थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना, उसको हम बोलेंगे एजिंग, बराबर। ओके, सी नाउ एज stability as one of the property of genetic material was very evident in Griffith transforming principle.
itself that heat when killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. देखो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को हिट किल किया, राइट, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल, हिट किल्ड बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लिविंग आर टाइप में गया और वहां पे उसने काम किया। मतलब हीट की वजह से डीएनए टोटल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे दो शब्द थोड़ा बोलना चाहती हूँ, डीनेचरेशन, रीनेचरेशन। अगर डीएनए को हीट करते हो तो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये डीनेचर हो सकता है, कूल करो फिर से रीनेचर हो जाएगा। सो डीनेचरेशन ऑन हीटिंग, रीनेचरेशन ऑन कूलिंग, इट्स पॉसिबल, बराबर। डीएनए कैन प्रिपेयर इट्स ओन कॉपी, डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करता है, इसको, ये प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। डीएनए प्रिपेयरिंग डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। डीएनए प्रिपेयरिंग आरएनए इज कॉल्ड हेटेरोकैटालाइटिक प्रॉपर्टी, बराबर। सो ये सब डीएनए के पास है, इसमें से कुछ पॉइंट आरएनए के पास मिसिंग है। ओके, अब ये थोड़े शब्द इधर उधर आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, ओके, अच्छे से समझ ले रहे हो, ठीक है। सी, Griffith principle, transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. Heat की वजह से डीएनए के पूरे प्रॉपर्टीज में बदलाव नहीं आया। This is now easily be explained in light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together. ये जो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं ना रेप्लिकेशन के टाइम, वैसा हीटिंग के टाइम भी दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, कूल हो गया तो फिर से, राइट। सो देखो ये ऐसा डीएनए है, राइट, इसको आपने हीट किया तो ये सेपरेट हो जाएगा, फिर से कूल किया, फिर से कूलिंग किया, राइट, तो ये फिर से कॉइल हो जाएगा। सो डीएनए हीटिंग के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसको बोलेंगे डीनेचरेशन। कूलिंग के बाद फिर से अपना स्ट्रक्चर ला लेता है, इसको बोलेंगे रीनेचरेशन, डीनेचरेशन। समझ रहे हो, राइट। सो हिट करने के बावजूद डीएनए का डिजीज कॉजिंग एबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, दैट इज द प्रॉपर्टी। This is now can be explained in light of DNA that the two strands being complementary is separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further, OH group present at every nucleotide is in RNA is reactive group and makes RNA liable and easily degradable. ये क्वेश्चन का आंसर, डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, राइट। डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में हमने क्या बोला था, याद करो अच्छे से। ये इसके पास ये राइबोज शुगर है, इसका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यहाँ पे अगर OH है तो ये राइबोज शुगर है। ये OH ग्रुप जो सेकंड कार्बन को अटैच्ड है, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर किसके पास मिलेगा हमको? आरएनए के पास। ये OH के ग्रुप की वजह से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड रिएक्टिव है, बराबर। अगर इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये डीएनए का डीऑक्सीराइबोज हो गया, तो ये स्टेबल है। So why DNA is better? Because it has deoxyribose sugar. Why deoxyribose is stable? Because its second carbon is not attached to reactive hydroxyl group. Right? See, RNA is also known as to be catalytic. यहाँ पे दो रीजन मिले हैं आपको। पहला रीजन मिला RNA is liable and easily degradable, heat sensitive है, okay, easily degradable है, so RNA genetic material के काबिल नहीं है, it's not worth it, right? RNA is now known to be catalytic. Catalyst मतलब एंजाइम, वो कभी कभी एंजाइम जैसा काम करता है, तो अलग अलग केमिकल से रिएक्ट होता है, बराबर। देन hence reactive RNA are more reactive, therefore DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. DNA जब RNA से कंपेयर करेंगे तो DNA ज्यादा स्टेबल है, therefore among the two nucleic acid the DNA is better genetic material. समझ गए रीजन? One more reason here given. In fact,
presence of thymine at a place of uracil also confers additional stability to DNA. Okay, so हमारे पास total 4 reason है why DNA is better genetic material. DNA is more stable because of ribose sugar, because of HH, 2 second carbon. DNA is thermostable. DNA is double stranded, hence less reactive, and DNA has thymine, right? So it is more stable than RNA. 4 reason है ये question. Okay, लिख लिया ना? लिख लो चारों reason. Detailed discussion about the requirement, understanding of the process of repair in DNA, and you will study this process in higher classes. DNA जब replicate करता है तो एक हाथ दूसरी गलती कर लेता है, लेकिन वो गलती सुधारने की क्षमता DNA के पास है. So DNA is a better genetic material. Okay, see. In fact, in higher classes, both DNA and RNA are able to mutate. दोनों में थोड़े थोड़े बदलाव, sudden abrupt changes आ सकते हैं. In fact, RNA being unstable, mutate at the faster rate. Consequently, viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster. देखो अब यहाँ पे अच्छे से देखो, RNA सेल के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. Okay, who's that? Okay, which is that structure having RNA as genetic material? Few viruses. उनको हमने क्या नाम दिया? रिट्रोवायरसेस. उनको हमने क्या नाम दिया? रिट्रोवायरस. अब देखो, वायरस के पास आरएनए है जिसको हम रिट्रोवायरस बोलेंगे, राइट? वो आरएनए होने की वजह से म्यूटेशन फास्ट करेगा, उसका जेनेटिक मटेरियल बदलते जाएगा. जैसे कोविड-19 ले लो. व्हाट इज दिस 19? राइट, इट इज अ टाइप ऑफ सार्स वायरस. उसका ये वर्जन है 19. समझ लो हमने कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन बना लिया, तो जल्द ही कोविड-20 आ सकता है, क्योंकि आरएनए फास्ट म्यूटेशन करता है. समझ रहे हो? तो आरएनए वाले वायरस से हमको ज्यादा डर है. ओके, राइट? बिकॉज आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच गोज ऑन चेंजिंग. आज ये वायरस ऐसा है, डिजीज कॉज करेगा, उसके लिए हमने कुछ वैक्सीनेशन डेवलप कर दिया, वो खुद में बदल देगा. तो अब वो वैक्सीन की वजह से, वो केमिकल से वो मरेगा नहीं, या उसकी इम्यूनिटी हमारे पास नहीं रहेगी. तो हमको नए वायरस के लिए नया वैक्सीनेशन डेवलप करना पड़ेगा. Isn't it a complicated and a risky part? Right? Okay. See. RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of protein. अब ये थोड़े आगे की बात कर रहे हैं. Okay? DNA, RNA के काम के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन हमने थोड़ा इसके पहले सीखा था. याद है, मैंने आपको 11th में सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ ये बताया था. व्हाट इज सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ? हमने ऐसे लिखा था, DNA इज जेनेटिक मटेरियल, इट हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट. ये प्रोसेस डीएनए बनाएगा, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन. डीएनए अपने असिस्टेंट बनाएगा, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइट? ये प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन, राइट? देन आरएनए ये तीनों के साथ काम करेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा. Ribosome is a protein factory. So all the 3 RNA along with ribosome will prepare protein. This process we say it is translation. ये पूरे डायग्राम को हमने बोला था सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ. बराबर? अब देखो, एक्चुअल प्रोटीन बनाने वाला कौन है? आरएनए. लेकिन आरएनए को बनाने वाला मास्टर मॉलिक्यूल कौन है? डीएनए. राइट? तो आरएनए इज लाइक अ मैनेजर जो एक्चुअल साइट पे काम करता है, और इसका बिग बॉस है डीएनए. लेकिन दोनों के सिवा काम नहीं होता. ओके, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द लाइन मीनिंग. आरएनए आर डायरेक्टली कोडिंग फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. आरएनए आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर. तो एक्चुअल प्रोटीन बनाना, राइट? ये प्रोटीन, इसके आगे हमने और एक बात लिखी थी, अगर आपको याद है तो, ये प्रोटीन 2 प्रकार के रहेंगे, राइट?
एक फंक्शनल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन को हमने बोला था एंजाइम। एंजाइम की वजह से केमिकल रिएक्शंस होंगे, एंजाइम की वजह से केमिकल रिएक्शन होंगे, और केमिकल रिएक्शन की वजह से पर्टिकुलर कैरेक्टर रेगुलेट होगा। इट मे बी कैपिटल टी, इट मे बी स्मॉल टी, मेंडेलियन फैक्टर, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको स्किन कलर का एग्जांपल दिया था। तो देखो हमने ऐसे सोचा था, प्लांट टॉल क्यों है या फिर आपका स्किन कलर फेयर क्यों है? क्योंकि आपके पास मेलेनिन कम है। मेलेनिन किसने बनाया है? एंजाइम ने बनाया। ये एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किसने बनाया? आरएनए ने। आरएनए को किसने सिखाया? डीएनए ने। तो आपका ये कैरेक्टर स्किन कलर है, प्लांट की हाइट है, अल्टीमेटली किसने रेगुलेट की? डीएनए ने। समझ रहे हो? ये पूरा लिंक हमने सीखा था। तो एक्चुअल कैरेक्टर रेगुलेट करना, एंजाइम बनाना, प्रोटीन बनाना आरएनए का काम है। लेकिन आरएनए पे रेगुलेशन किसका है? डीएनए का। आरएनए पे रेगुलेशन किसका है? डीएनए का। Protein synthesizing machinery has evolved around RNA. The above discussion indicates that both DNA and RNA can function as genetic material. बराबर? डीएनए तो मास्टर मॉलिक्यूल है ही, लेकिन समझ लो हमने आरएनए को मैनेज कर लिया, मैनेजर को हमने मैनेज कर लिया कि भाई निपटा ले, काम समझा ले। तो हाँ, कुछ कैरेक्टर हम सिर्फ मैनेजर को, सिर्फ आरएनए को पकड़ के करवा ले सकते हैं। यही मैनिपुलेशन हम बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करेंगे, तो वो आगे जाके सीखेंगे। आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू, बराबर। तो डीएनए भी काम रेगुलेट करता है, आरएनए भी अपने लेवल पे काम रेगुलेट करता है। तो बोथ आर वर्किंग to regulate the character this way, that way. But DNA being more stable is perfect for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. Main storage, main stable big boss is DNA, right? और reactive, धड़ाधड़ काम करने वाला RNA is more better assistant, which will regulate the character. बराबर। ओके, अब देखो आरएनए के 3 प्रकार है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, राइट। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए याद है आपके पास? राइबोसोम नाम के हमने सेल ऑर्गेनेल सीखे थे चैप्टर सेल में, राइट। व्हाट आर दोस? राइबोसोम, प्रोटीन फैक्टरीज, राइट। उसके हमने 2 प्रकार सीखे थे, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ये क्या है? प्रोटीन का एग्रीगेशन है, राइट। ये ऐसा शेप देखा था हमने, राइट। ये प्रोटीन का एग्रीगेशन है, इसको मेम्ब्रेन नहीं है, और ये प्रोटीन के एग्रीगेशन में आरआरएनए कॉइल होके पड़ा है, राइट। तो राइबोसोम के अंदर जो है उसको बोलेंगे आरआरएनए, बराबर। फिर हमने एक बात सीखी थी, एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। डीएनए का मैसेज लिख के लेने वाला आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए को ये राइबोसोम जुड़ेंगे, जो अभी हमने ड्रॉ किए, ये राइबोसोम जुड़ेंगे। राइबोसोम के अंदर यहाँ पे ये आरआरएनए है, देखो ये एमआरएनए जो मैसेज कैरी करता है, राइबोसोम के अंदर है आरआरएनए, राइट। और फिर यहाँ पे बनेगी एक अमाइनो एसिड की माला। तो ये अमाइनो एसिड को यहाँ पे लाके, राइट, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूं ये, राइट, ये है टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को उठा के उसको प्रोटीन सिंथेसिस के जगह पे ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफर आरएनए। समझ रहे हो तीनों, राइट। सो व्हाट वी डिस्कस, देयर आर 3 असिस्टेंट ऑफ डीएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। मैंने आपको बोला था ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखेंगे, आरएमटी, राइट। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, इट इज प्रेजेंट इन राइबोसोम। mRNA messenger RNA which carries message, and tRNA transfer RNA which carries transfers amino acid from cytoplasm to site of protein synthesis, right. So detailed information of all the 3 RNAs will be very clear after discussing protein synthesis, बराबर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ब्रीफ किया आरएनए के प्रकार।
बाद में आरएनए का चार्ट लिखेंगे, उनके पूरे प्रॉपर्टीज सीखेंगे, उनके काम भी सीख लेंगे, राइट? गेटिंग मी? सो दिस इज हाउ आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये पॉइंट को स्टार पॉइंट लिख लो। ये प्लैनेट पे जब लाइफ एवॉल्व हुआ तो पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। तो फिर लाइफ ने आरएनए को रिजेक्ट क्यों किया? बिकॉज इट वॉज नॉट स्टेबल, खटाखट म्यूटेशन कर रहा था, राइट? लाइफ को नहीं चाहिए, लाइफ को चाहिए स्पीसीज शुड परपेचुएट, राइट? तो आरएनए पीछे हट गया और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होके स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बना। बट द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन दिस प्लैनेट इज आरएनए, बराबर? ऑलवेज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। An immediate question becomes evident, which is the first genetic material. It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution. But briefly, we shall highlight some of the facts and the points. RNA was the first genetic material. There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. ये जो काम करता है ना आरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ के ये जो प्रोटीन बनाता है, इसी के डिटेल्स है ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एंड ऑल, राइट? तो ये काम जो आरएनए करता है ये लाइफ के लिए इसेंशियल है। वो डीएनए के अंडर करेगा तो अच्छे से करेगा, लेकिन वो खुद भी करेगा, राइट? तो उसमें बार बार बदलाव आएंगे, बराबर? सो आरएनए क्षमता रखता है, बट बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल, इट इज रिजेक्टेड बाय नेचर. And now the DNA is preferred genetic material, and all prokaryotic cell, eukaryotic cell have dsDNA as genetic material, right? Okay, see. But RNA being catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. DNA being double-stranded and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair. Okay, देखो ये क्वेश्चन का आंसर, why DNA is the genetic material, better genetic material? मैंने 4 रीजन दिए थे, उसमें और 2 ऐड कर लो. DNA is double-stranded, hence more stable. And one more, during replication, DNA जो गलतियां करता है, वो गलतियां रिपेयर करने की क्षमता डीएनए के पास है. सो डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, राइट? नाउ you will come to know the depth of this lesson, right? Now it is becoming difficult and difficult. Be very careful and work with me. This is DNA replication. Now we are starting the unique ability of a DNA, which is genetic material. वो replicate कैसे करता है, right? So I'm just giving you in general idea today. Details we'll discuss in next lecture, right? So see, this is double-stranded DNA. डायग्राम अच्छे से समझ लो. ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है, स्टेट बोर्ड में है. ये डायग्राम आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए मॉलिक्यूल, बी टाइप ऑफ डीएनए. इट इज मोस्ट कॉमन, स्टडीड बाय वाटसन एंड क्रिक. इट्स विड्थ इज 20 Armstrong unit, right? In one loop, 10 base pair, 10 rungs. This is B type of DNA. It is acidic molecule, coils with basic protein, and the coiling is right-handed. Coiling is right-handed. Right-handed coiling means what? Central axis, imaginary axis पे DNA coil होता है ना. जब coil होता है तो right hand side आपका margin पे रहेगा, right hand side आपका peripheral रहेगा. अगर axis इधर है और coiling ऐसा होगा, this will be left hand coiling, right? So DNA showing right-handed coiling. Okay, so this is linear double-stranded helically coiled molecule, genetic material of all eukaryotic cells. It is genetic material of all eukaryotic cells. Prokaryote में यही DNA circular होता है. Eukaryotic cell में genetic material बहुत बड़ा होता है. Get it? Human cell, there are 23 pair of chromosomes.
सो टोटल 46 क्रोमोसोम को अगर हम एक दूसरे को जोड़ दे तो मोर देन 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। देखो छोटे से सेल में छोटा सा न्यूक्लियस, उसमें डीएनए ठूस ठूस के भरा है, राइट? सो दिस डीएनए इज वेरी लॉन्ग थ्रेड, दिस डीएनए इज वेरी लॉन्ग थ्रेड and it's very difficult to accommodate in a tiny space. That's why we discussed that long DNA was precise coiling. DNA coiled to form nucleosome fiber, solenoid fiber, chromatin fiber, chromosome. ये सिस्टमैटिक पैकेजिंग करेगा। उसका फायदा क्या है? छोटी सी जगह में बहुत बड़ा डीएनए ठूस ठूस के भरा है, राइट? सो यूकैरियोटिक डीएनए इज लीनियर, इट इज वेरी लॉन्ग। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर, शॉर्ट। प्रोकैरियोट के पास एक बैक्टीरिया का लाइफ है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है, राइट? सो उसका डीएनए सिंपल है, छोटा सा है। हमारा लाइफ इतना बड़ा, कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिज्म, तो हमारा डीएनए बहुत बड़ा है। ठीक है, सो देखो डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए बड़ा है तो टाइम ज्यादा लेगा, अगर डीएनए छोटा है तो रेप्लिकेशन को टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात। लेकिन हमने जो सेल डिवीजन में सीखा था, डीएनए रेप्लिकेट्स इन एस फेज ऑफ इंटरफेज एंड इट इज ऑक्यूपाइंग मेजर पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सो टोटल सेल साइकिल को जो टाइम लगता है उसमें का 95% इंटरफेज लेती है, और इंटरफेज में लॉन्गेस्ट G1, सेकंड लॉन्गेस्ट इज एस फेज। सो टोटल सेल साइकिल में सबसे ज्यादा G1 को जगह जाएगी, टाइम ड्यूरेशन जाएगा, उसके बाद कौन है? तो एस फेज। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, time consuming, right? And it is a process which is one of the important event in cell cycle. So eukaryotic cell, complicated life, बड़ा डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टाइम लगेगा। लेकिन ह्यूमन सेल 24 आवर्स की जनरेशन टाइम रखता है, याद है? इस सेल का जनरेशन टाइम बोलो, इस सेल का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स, ह्यूमन सेल का जनरेशन टाइम 24 आवर्स। सो गेट इट, 2 मीटर लंबा डीएनए खटाखट रेप्लिकेट होके एक सेल के 2 सेल 24 आवर्स में बनेंगे। इमरजेंसी, आप वुंडेड हो, सेल डिवीजन रैपिड हो रहा है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन रैपिड होना चाहिए। ओके, सो यूकैरियोटिक डीएनए, लिनियर डीएनए, लॉन्ग डीएनए, सो एज टू कॉम्पेंसेट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीड, जो स्पीड से डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए वो अकोमोडेट करने के लिए यूकैरियोटिक डीएनए के पास ज्यादा ओरिजिन रहेंगे। यूकैरियोटिक डीएनए के पास ज्यादा ओरिजिन रहेंगे, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का काम ये ओरिजिन पे शुरू होगा, ओरिजिन पे शुरू होगा। ज्यादा ओरिजिन, ज्यादा जगह काम शुरू होगा, ज्यादा ओरिजिन, ज्यादा जगह काम शुरू होगा, तो फटाफट डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा, बराबर? तो जस्ट इमेजिन, यहाँ से दिल्ली का रास्ता हमको रिपेयर करना है। अगर एक ही जगह काम शुरू करोगे, राइट, तो प्रोसेस बड़ा लंबा चलेगा। 10-15 जगह काम शुरू करो, दोनों साइड से, एक जगह काम शुरू करो, दोनों साइड जाओ, दोनों साइड जाओ, राइट? तो ऐसे बाय डायरेक्शनल काम करते जाओगे तो काम फास्ट होगा। सेम थिंग ट्रू फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। लिनियर यूकैरियोटिक डीएनए हैज मेनी ओरिजिन, पॉइंट नंबर 1. Now it is helically coiled, right? That too it coiled to form nucleosome fiber, solenoid fiber. Replication के time DNA uncoil होगा. Chromatin will uncoil to solenoid. Solenoid will uncoil to nucleosome fiber. Nucleosome will uncoil to double-stranded DNA. Double-stranded DNA uncoil to become a loosely coiled DNA. तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है डीएनए का? राइट, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है? इट इज अंडरगोइंग अनकॉइलिंग। अनकॉइलिंग मतलब डीएनए लाइफ का बुक है, खोल के उसको पढ़ के एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, राइट? ओके, डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ, लाखों पेजेस का बुक है। लाखों पेजेस के बुक का अगर रेप्लिका जेरोक्स करना है तो जेरोक्स वाला पहले बाइंडिंग खोल देगा, एक एक पेज सेपरेट करेगा, एक एक पेज का जेरोक्स करेगा, और फिर हर पेज, एक पेज की पेयर, दूसरे पेज की पेयर, राइट, वो फिर से सेपरेट करके 2 नए बुक बनाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. So eukaryotic DNA has many origin to speed up the process of DNA replication.
At origin, the DNA replication starts after uncoiling. Helically coiled DNA, right, जो uncoil हो चुका है, क्रोमैटिन, सोलेनॉइड फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर और डीएनए, अब ये पहले एंजाइम के साथ काम करेगा, that is endonuclease. Endonuclease work at origin and it cuts the DNA. ये डीएनए को यहाँ पे कट करेगा. ओके, अब देखो, जस्ट इमेजिन कि अगर डीएनए टाइटली कॉइल्ड रोप है, आपने कभी रोप देखा, राइट, लाइक पानी निकालने के लिए बड़ा सा रोप होता है, लिफ्ट का रोप होता है, दो स्ट्रैंड टाइटली कॉइल्ड होते हैं. वो कॉइल अगर आप पकड़ के खोलना चाहो, राइट, वो टाइटली कॉइल्ड रोप के दो स्ट्रैंड अगर आप खोलना चाहो तो बड़ी पावर लगती है, राइट. आपने शक्ति लगा के उसको खींचा, थोड़ा सा ओपन हो गया, लेकिन फिर आप खींच नहीं पाते हो क्योंकि ऊपर सुपर कॉइल, नीचे सुपर कॉइल, आप पावर नहीं लगा पाए, आपने छोड़ दिया, फिर से वो कॉइल हो जाएगा. सो डीएनए हमको खोलना है, राइट. तो अगर दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड हमने कट कर दिया, देखो यहाँ पे कट कर दिया, इट विल अनकॉइल, डीएनए विल अनकॉइल. दो रोप में से, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को कट करो, डीएनए अनकॉइल हो जाएगा. अनकॉइल होने के बाद फिर से रीसीलिंग कर दो, हमको लूजली कॉइल्ड डीएनए मिलेगा. लूजली कॉइल्ड डीएनए के स्ट्रैंड ऐसे पकड़ के खोलना आसान जाएगा. समझ रहे हो ना? Why it uncoil and the endonuclease cut at origin? Endonuclease cut at origin. It cut only one strand of DNA and that too a bond between two nucleotides. दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, दोनों के बीच में का बॉन्ड ध्यान में रखो. Two nucleotides of one strand are connected to each other by phosphodiester bond. तो endonuclease ने कौन सा बॉन्ड तोड़ा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. दोनों स्ट्रैंड के तोड़े कि एक ही स्ट्रैंड का तोड़ा? एक ही स्ट्रैंड का तोड़ा, बराबर. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो दो न्यूक्लियोटाइड है उसको तोड़ने वाला एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज. एंडोन्यूक्लिएज विल कट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डीएनए विल अनकॉइल, अगेन रीसीलिंग. अनकॉइल करने का फायदा क्या है? दो स्ट्रैंड सेपरेट करने में आसानी होगी. पहले वो कॉइल थे, अब लूजली कॉइल हो गए, तो ऐसे पकड़ के उसको खींचना, राइट, और उसको दो स्ट्रैंड को सेपरेट करना हमको आसान होगा. ऑल आर एंजाइमेटिक रिएक्शन, राइट. सी, endonuclease work at origin, cut the phosphodiester bond of one strand, because of that DNA uncoil, again resealing and you get loosely coiled DNA. डायग्राम अच्छे से देखो. देखो, ये जो ऊपर का यहाँ का डीएनए है, राइट, ये डीएनए पे अभी कुछ भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ. ये डीएनए पे अभी कुछ भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ. यहाँ पे डीएनए खुल चुका है, राइट. यहाँ पे अभी कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, ये दूसरा ओरिजिन है, यहाँ पे फिर से खुलेगा, बराबर. सो बड़े से डीएनए पे यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो गया. यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो गया. यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो गया. So simultaneously it starts at many points, okay, and there are some places where DNA is not performing replication because of many origin the phenomenon is observed. ये पूरा डीएनए अगर विजुअलाइज करोगे तो जहां जहां पे ओरिजिन है वहां वहां पे हमको ये सिंगल स्ट्रैंड सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा. आप बोलेंगे मैडम सेपरेट कैसे हो रहा है? सी, हियर आई हैव ड्रॉन दिस एंजाइम, राइट. इट इज लाइक अनजिपिंग. देखो, आपके स्कूल बैग्स होती है आपकी, राइट, उसको दो, जो उसकी जिप होती है उसको दो रनर होते हैं, बराबर. तो देखो, डीएनए इज लाइक अ जिप. ये दो एरो आर लाइक रनर. ये रनर, ओके, ये रनर ऐसे दोनों साइड से बाय डायरेक्शनली डीएनए को अनजिप करते जाएंगे. तो अनजिप करते वक्त ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं. तो ये जो अनजिप करने वाला एंजाइम है, इट इज कॉल्ड REP protein, DNA unwinding protein, helicase and DNA unzipping protein. चार नाम बोले मैंने. ओके, उसका पोजीशन कैसे देखो, ये दो एरो, वो है जिप के रनर, यहाँ पे आ गए, बाय डायरेक्शनली मूव हो रहे, बाय डायरेक्शनली मूव हो रहे.
तो एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा और डीएनए का जिप खोलता जाएगा, राइट। डीएनए का जिप जब खोलेगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। डीएनए का जिप अगर खोलेगा तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और डीएनए हमको सिंगल स्ट्रैंडेड मिलता जाएगा। देखो अच्छे से कौन सा एंजाइम कौन से बॉन्ड तोड़ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला। एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला। ओके, अब ये शब्द देखो, एंडो, इजंट इट, इंटरनली वो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ रहा है, जहां जहां पे ओरिजिन है अंदर से अंदर जाके डीएनए को तोड़ रहा है, एंडोन्यूक्लिएज। अगर दूसरा नाम होता एक्सोन्यूक्लिएज तो वो एक्सटर्नल, समझ लो डीएनए यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये डीएनए यहाँ पे खत्म हो गया तो सबसे एंड का न्यूक्लियोटाइड तोड़ा, राइट, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड तोड़ा। ऐसे अगर एंड से वो कट करता है तो वो एंजाइम को बोलेंगे एक्सोन्यूक्लिएज। इंटरनली कट करता है तो उसको बोलेंगे एंडोन्यूक्लिएज। समझ रहे हो? तो एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज are cutting the nucleotide. They are nuclease enzymes, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाले। एक्सोन्यूक्लिएज कट at the end, 5' end or 3' end. Endonuclease cut at origin internally. It cut only one strand. It cut the bond between two successive nucleotides of same strand. So it cut the phosphodiester bond. और एक एडिशनल पॉइंट देखो, यहाँ पे डायग्राम अच्छे से देखो। एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा। अलॉन्ग विद दैट ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में का ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ा। नजर आ रहा है ना, राइट? ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ब्लैक लाइन मैंने कट ड्रॉ की है। तो एंडोन्यूक्लियस विल कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए विल सरकॉइल। देन which enzyme will work? Helicase. Helicase, DNA unwinding protein, REP protein, unzipping protein. It will move bidirectionally and it will unzip DNA. Because of unzipping, you get a structure called replication bubble. इसको क्या बोलेंगे? Replication bubble. जितने origin उतने replication bubble मिलेंगे। रेप्लिकेशन बबल के एंड में यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, रेप्लिकेशन बबल के एंड में यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है, दैट विल बी हेलिकेज। कौन से बॉन्ड तोड़ते जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिकेज कौन से बॉन्ड तोड़ते जा रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमको ये रेप्लिकेशन बबल मिल गया, बराबर। अब ये खोलते जा रहा है ऊपर 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 दोनों साइड से। हेलिकेज इज मूविंग बाइडायरेक्शनली, एम आई करेक्ट? जैसे ऊपर जाएगा तो हमको डीएनए कैसे मिलेगा? देखो, ये डीएनए यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, ये डीएनए जो अभी लूजली कॉइल्ड है, ये डीएनए यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, ये डीएनए अभी लूजली कॉइल्ड है, और ये डीएनए अब पूरा खुल चुका। ये डीएनए पूरा अब खुल चुका, बराबर। इसको क्या नाम दिया था हमने? रेप्लिकेशन बबल, बराबर। तो और ये खुल गया तो हमको डीएनए इस प्रकार से मिलेगा। ओके, अब ये डायग्राम कैसी है? अच्छे से देखो। अगर मैं ये लोकेशन पे माइक्रोस्कोप एडजस्ट करूं, ये लोकेशन पे अगर मैं माइक्रोस्कोप एडजस्ट करूं तो मुझे डीएनए इस प्रकार से दिखेगा। देखो, यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, ये डीएनए लूजली कॉइल्ड है। लूजली कॉइल्ड डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड इंटैक्ट है, और ये खुल गया डीएनए तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? सो ये रेप्लिकेशन फोर्क, इजंट इट लाइक अ ट्यूनिंग फोर्क? फिजिक्स में देखा होगा। ओके, ये ऊपर का देखेंगे, यहाँ पे अगर माइक्रोस्कोप एडजस्ट करेंगे तो हमको रेप्लिकेशन फोर्क कैसे दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप एडजस्ट करती हूँ तो मुझे रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ का ये ऐसे दिखेगा, इजंट इट, राइट? ये डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका, ये लूजली कॉइल्ड डीएनए, और ये डीएनए जहाँ पे अभी
कौन सी भी प्रोसेस शुरू नहीं हुई, isn't it? So DNA replication is always bidirectional. Why? Because helicase is opening up the DNA bidirectionally. आपको ऊपर एक रेप्लिकेशन फोर्क मिलेगा तो नीचे भी एक रेप्लिकेशन फोर्क मिलेगा, right? Okay, so this is a parental DNA, single stranded DNA. This is a double stranded DNA, loosely coiled parental DNA. This is a parental DNA coiled one where no process of DNA replication has started yet. अभी तक शुरू नहीं होगी, जैसे हेलिकेज ऊपर जाएगा वो डीएनए को खोलता जाएगा, बराबर, राइट? So now this replication fork is ready for the process of addition of new nucleotides. Okay, अब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा. You know the rule of complementarity. यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ पे अगर एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, बराबर, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या थे? A will pair with thymine, T will pair with adenine, C will pair with G. अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे C है, isn't it? These black two strands are parental strands which are separated now. हेलिकेज ने उनको सेपरेट कर दिया. अब यहाँ पे नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड आके नया डीएनए का पॉलीमर बनेगा, नया डीएनए का पॉलीमर बनेगा. So see, the process of formation, the process of polymerization of new DNA is called DNA polymerization. डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. एंजाइम के नाम फिर से रिपीट करते हैं. ओरिजिन पे कट करने वाला, अंदर से कट करने वाला एंडोन्यूक्लियेज, एक्सटर्नल कट करने वाला एक्सोन्यूक्लियेज. लेकिन हमारा काम का कौन है, हमारे सिलेबस में कौन है? एंडोन्यूक्लियेज. एंडोन्यूक्लियस ने कौन सा बॉन्ड तोड़ा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और पहला हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर आ गया हेलिकेज, आरईपी प्रोटीन, डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए अनजिपिंग प्रोटीन, जो अनजिप रनर जैसा काम करता है, बायडायरेक्शनली मूव करता है, बायडायरेक्शनली मूव करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते जाता है, राइट? हमको रेप्लिकेशन बबल मिला, बराबर. फिर दोनों स्ट्रैंड तैयार हो गए रेप्लिकेशन के लिए. तो यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन चलता रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री के रूल के अनुसार. एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन, थाइमिन विल पेयर विथ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एक्सेट्रा, एंड न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस वे. तो नया डीएनए बनाने वाला एंजाइम, डीएनए का पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज, बराबर. तो ये एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? इट इज डीएनए पॉलीमरेज, बराबर. ओके, अब और एक नाम ध्यान में रखेंगे. ये जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, ये जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो दे टेंड टू कॉइल विथ ईच अदर. यहाँ से हेलिकेज उसको रिमूव कर रहा है, लेकिन हेलिकेज उसके पे प्रेशर आ रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फिर से कॉइल करना शुरू करेंगे, राइट? तो ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल रखने वाला सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो यहाँ पे बना है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको स्टेबल रखने वाला यहाँ पे एंजाइम आके जुड़ेगा, यहाँ पे एंजाइम आके जुड़ेगा. इसको बोलेंगे एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. इसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो डीएनए को स्टेबल रखेगा, जो डीएनए को स्टेबल रखेगा. समझ रहे हो एंजाइम, बराबर. अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता जाएगा, नए डीएनए बनाते जाएगा. ये स्ट्रैंड पे भी नए डीएनए बनेंगे, ये स्ट्रैंड भी नया डीएनए का बनेगा, ये स्ट्रैंड भी नया डीएनए का बनेगा, राइट? फिर ये एक दूसरे के साथ कॉइल हो जाएंगे, ये यहाँ पे कॉइल हो जाएगा, एक से दो डीएनए बन गए. तो आज हमने सिर्फ एंजाइम के नाम और प्रोसेस ब्रीफ किया. फिर से एक बार एंजाइम रिपीट कर लेते हैं, चलो, राइट? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में. यूकैरियोटिक डीएनए लिनियर, सर्कुलर, linear. How many origin? One or many? Many. Why?
to promote the rate of DNA replication. Right? What is generation time of human cell? 24 hours. How many origin a human DNA have for replication? Many. Origin is also called ori. Right? What is significance of origin? Right? It is the point where DNA replication starts. Which enzyme cut at origin? Endonuclease. Okay, endonuclease का मीनिंग क्या बोला मैंने? Internally न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला. Right? Okay. Endonuclease cut which bond? It will cut phosphodiester bond between two nucleotides of same strand. एक ही स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो तोड़ने वाला. गड़बड़ नहीं करेंगे आप. देखो, ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं और ये दो न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के हैं. तो आपको हमेशा न्यूक्लियोटाइड पेयर, अगर ऐसा शब्द यूज होता है तो पेयर मतलब हम दो स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं. दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे मैं अगर बोलूंगी, राइट, दो न्यूक्लियोटाइड अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो ये यहाँ का एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ का दूसरा न्यूक्लियोटाइड. सो टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन स्ट्रैंड, टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर. और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं. एक ही स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं. याद आ रहा है ना? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बराबर. सो एंडोन्यूक्लियस विल कट द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सेम स्ट्रैंड. विच बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. व्हाट इट सिग्निफाइज? डीएनए सर्र अनकॉइल. राइट, बराबर बोले. सर्र शब्द बोलना है. ओके. सो डीएनए विल सर्र अनकॉइल. अगेन रीफिलिंग. उससे फायदा क्या है? डीएनए विल बी लूजली कॉइल्ड. लूजली कॉइल्ड हो गया तो उसको सेपरेट करना आसान होगा. सेपरेशन का काम कौन सा एंजाइम करेगा? हेलिकेज. हेलिकेज इज आल्सो कॉल्ड डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन, अनजिपिंग प्रोटीन, आरईपी प्रोटीन. ये कैसे मूव करता है? यूनिडायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल? बायडायरेक्शनल. ये कौन से बॉन्ड तोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. पहला हाइड्रोजन बॉन्ड किसने तोड़ा? एंडोन्यूक्लियस ने. कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते कौन जा रहा है? हेलिकेज. हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े तो हमको ये जो स्ट्रक्चर मिला, इसको हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बबल. रेप्लिकेशन बबल दोनों साइड से ओपन होते 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 आगे गया. रेप्लिकेशन बबल दोनों साइड से होते 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 आगे गया तो हमको क्या मिलेगा? रेप्लिकेशन फोक. रेप्लिकेशन फोक क्या है? अगर ये रेप्लिकेशन बबल जो ओपन हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में अरेंज करती हूँ तो ऐसे दिखेगा, नीचे अरेंज करती हूँ तो ऐसे दिखेगा. डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शन. As the two strands are separated, which enzyme will start synthesizing polymerization of new strand? DNA polymerase. Right? It will add complementary base pair and daughter DNA which are indicated by red pen. Synthesis starts. Right? Helicase open करते जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है तो दो स्ट्रैंड को सेपरेट रखने में मदद करने वाला, उनको स्टेबल रखने वाला, ये कौन है? It is SSB protein, single strand binding protein. Understood? Right? So details of DNA replication tomorrow. Draw the diagram nicely. बहुत अच्छे से diagram उतार लो. As I said, it's nowhere given but very much needed for understanding the concept. Right? Please draw the things.